Hello everyone, this is the video lecture of chemistry unit number 6 11th class, that is thermodynamics. And till now we have studied about the first law of thermodynamics and after that enthalpy of the reaction. टॉपिक जो कवर कर रहे थे हम वो था एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और यूज्ड. So net energy change during a chemical reaction is known as enthalpy of the reaction. और enthalpy of reaction को अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊँ तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. enthalpy of reaction को जनरली टाइप ऑफ एंथैल्पीज और टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट वाज द बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज. केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस के बेस पे डिफरेंट टाइप के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस थी. सेकंड वन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल चेंजेस. बेस्ड ऑन द फिजिकल चेंजेस यानी जनरली केमिस्ट्री में दो टाइप के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज. और इन्हीं चेंजेस के बेस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस होती हैं. लाइक केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस कंबसन, बर्निंग. कंबसन मीन्स बर्निंग. ये कह रहा है कंबर्सन से मिलती है एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन. व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ द एनर्जी चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन. नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. When one mole of substance is formed in standard state from its components, जैसे मैंने CH4 बनाना है मीथेन, तो क्या करूँगा, कार्बन प्लस में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, दैट्स में 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस टू फॉर्म CH4. तो जब भी आपका कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से CH4 की फॉर्मेशन होगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4. नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. Enthalpy of neutralization when one mole of H positive combines with one mole of OH minus ion. That means one mole of acid is completely neutralized by the one mole of the base. Then the energy change is generally known as enthalpy of neutralization. And most important thing about enthalpy of neutralization was that its value is fixed minus 50.7, 57.1 kilojoule per mole. This is a fixed value. Enthalpy of combustion includes one term, that is the calorific value of the food. Means how many calories of the energy released when one mole of the food is completely burnt in the body. जब एक बॉडी में या किसी भी एयर की प्रेजेंस में एक मोल फूड को completely बर्न किया जाता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड. एंथैल्पी ऑफ द फूड और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस ऑफ फिजिकल चेंज. एंथैल्पीज ऑफ द फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस में फर्स्ट एंथैल्पी आती है एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंजेस और फिजिकल रिएक्शंस. मैंने पढ़ाया था कि जब भी किसी रिएक्शन के दौरान या ड्यूरिंग ए रिएक्शन और ड्यूरिंग ए चेंज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड डज नॉट चेंज. When molecular formula of compound do not change, then that change is known as physical change. अगर किसी भी चेंज के दौरान, किसी भी रिएक्शन के दौरान molecular formula of the compound change नहीं होता, then we called this change as a physical change. First physical change is melting or fusion. या इसका रिवर्स क्या होता है, फ्यूजन. मेल्टिंग प्रोसेस और रिवर्सल फ्यूजन प्रोसेस. एंड मेल्टिंग और फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग. क्या होता है कि व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड टू द वन मोल ऑफ लिक्विड, देन द एंथैल्पी चेंज इज जनरली नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अमाउंट ऑफ द एनर्जी चेंज और अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ द सॉलिड गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड टू द लिक्विड. लाइक H2O solid get converted to H2O liquid, enthalpy of fusion
क्लियर है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन FUS से लिखता हूँ। लाइक इन द सेम वे जब कोई भी आपका सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जितना आपके एनर्जी का चेंज आता है उस एनर्जी चेंज को जनरली हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लाइक सल्फर एसिड इन सॉलिड कन्वर्ट्स टू सल्फर एसिड इन लिक्विड स्टेट, then the enthalpy of this is known as enthalpy of fusion. Amount of the energy change when 1 mole of solid get converted to liquid completely. जब एक मोल सॉलिड का कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो जितना एनर्जी का चेंज आता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। 1 mole solid completely converts to 1 mole of liquid, and it is a common understanding that during this change energy is required not release। किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करने में, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में मुझे एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है, टेम्परेचर को राइज अप करना पड़ता है। लाइक वाटर सॉलिड मीन्स आइस से आप जब वाटर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो हमेशा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सल्फर को मेल्ट करना है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ जनरली दिस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज पॉजिटिव। बताया था मैंने जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एडिड sign is positive. When energy is released from a system then it is known as exothermic reaction. जब किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है देन इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होगी बिकॉज टू मेल्ट ए सब्सटेंस वी रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। To melt a substance we require some particular amount of the energy. So enthalpy of fusion is always positive. Enthalpy of fusion is always positive. हाँ ये हो सकता है कि इसका उल्टा कर दूँ, फ्रीजिंग कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिक्विड सब्सटेंस को फ्रीज करता हूँ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग में। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में, फ्रीज हुआ। हाँ यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव। जब भी मैं किसी किसी लिक्विड को फ्रीज में रखता हूँ, फ्रीज के अंदर रख देता हूँ, वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस सब्सटेंस में जितनी हीट थी आपने निकाली जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और वो सॉलिड बन गया। ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मीन्स यू आर कन्वर्टिंग ए सॉलिड टू द लिक्विड एंड यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, दैट साइन विल बी पॉजिटिव। क्लियर। तो फर्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सेकंड वन इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। enthalpy of vaporization, that is delta H of vaporization, delta H of vaporization, enthalpy of vaporization। सबको समझ में आ गया फ्यूजन के बारे में। वेपोराइजेशन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, द प्रोसेस in which 1 mole of liquid completely boils to convert 1 mole of vapors. 1 mole of liquid completely get converted to the vapors at a constant pressure. That is known as vaporization system. That is known as a vaporization. And amount of energy required to vaporize a substance is known as enthalpy of vaporization. Amount of the heat required or enthalpy required, amount of heat required or enthalpy required to convert 1 mole of liquid to vapors at a constant pressure called enthalpy of vaporization। जब आप एक 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कंप्लीटली कन्वर्ट कर देते हो तो जितना आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज जनरली नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, साइन आएगा पॉजिटिव। लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स टू दी वेपर स्टेट रिवर्सिबली, देन इट इज एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन एंड ऑब्वियस इट विल बी पॉजिटिव। ऑब्वियस इट विल बी पॉजिटिव। ऊपर भी मैंने बोला पॉजिटिव, ध्यान से देखो यहाँ पे भी मैंने बोला इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी
positive. It will be also positive. Why these enthalpy of fusion, enthalpy of vaporizations are positive? Because we need some amount of energy to convert a substance from solid to liquid, or to convert a substance from liquid to vapor. Means we require some amount of energies for fusion or vaporization. Clear? Amount of energy required होगी. इसका एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ H2O liquid get converted to the H2O vapors and the amount of energy required is known as enthalpy of vaporization of water. This is enthalpy of vaporization of water. Clear? In the same way, last is the third enthalpy of physical change is enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. What is the sublimation? This is the last process of physical changes, physical state change. First is the melting, solid to liquid. Melting means solid to liquid. Vaporization means liquid to vapor. Vaporization means liquid to vapor. Now, what is the enthalpy of sublimation? What is the sublimation? Sublimation means when 1 mole of solid get directly converted to vapors. The process in which solid get directly converted to the vapors below its melting point. कोई भी substance solid state से direct किधर बदल गया? Vapor में. Like carbon dioxide in solid state. This is dry ice. This compound is named as dry ice. Upon heating, it converted to carbon dioxide gas. The process is known as sublimation. Enthalpy required for the reaction, heat required for the reaction is enthalpy of sublimation. Heat required to convert a solid directly to the vapors below its melting point is known as enthalpy of sublimation. एक मोल सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए मुझे, उसको क्या बोला जाएगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सबको समझ में आ रहा है? सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग या फ्यूजन. सेकंड, लिक्विड से वेपर्स, वेपराइजेशन, बॉइलिंग. सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स, सब्लिमेशन. और देखो कैम्फर always found in solid state and convert to camphor gas state या vapor state. Enthalpy change for the reaction is known as delta H of sublimation, that will be positive. ध्यान से सुनो एक बात. कपूर की गोली आती है, कैम्फर बॉल्स आती हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं जो हम अपने जो कपड़े होते हैं उनके अंदर रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो स्टोर करते टाइम, जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं कैम्फर वॉल्स या कपूर की गोली होती है. दे डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू वेपर, दे डू नॉट गेट लिक्विफाई, है ना. इन द सेम वे ड्राई आइस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, अपॉन हीटिंग इट विल गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नॉट टू द लिक्विड. दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. सो यहाँ पे फिजिकल चेंज के जनरली 3 प्रोसेस होते हैं. एंथैल्पी सब्लिमेशन, सॉलिड टू वेपर, मेल्टिंग और फ्यूजन एंथैल्पी, सॉलिड से लिक्विड, वेपराइजेशन लिक्विड से वेपर. ओके, तो देखो वी हैव फ्यूजन. Enthalpy of fusion means solid converted to liquid. This delta H is known as enthalpy of fusion. This is enthalpy of fusion and process is fusion process. Liquid substance completely converts to vapor substance, vapor, and this is known as enthalpy of vaporization. Upon adding these two equations, upon addition, मैंने इन इक्वेशंस का दोनों का क्या कर दिया यहाँ पे? एडिशन. लिक्विड कैंसिल्ड बाय लिक्विड, देन व्हाट रिमेन्स? सॉलिड एज ए रिएक्टेंट एंड वेपर्स एज ए प्रोडक्ट. और अभी मैंने ये रिएक्शन कहीं पे पढ़ाई थी, ध्यान करो. अभी मैंने ये रिएक्शन पढ़ाई थी. कहाँ पे पढ़ाई थी रिएक्शन? किस टॉपिक में पढ़ाई थी? यस, सब्लिमेशन में. डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन. व्हेन वी ऐड fusion to the vaporization, we will get sublimation. When we add fusion to the vaporization, we will get sublimation. Solid to liquid fusion, liquid to vapor vaporization. Solid, when upon addition we will get liquid cancelled by liquid, इधर बच गया solid और product side बच गया आपके पास vapor. Delta H of sublimation. So we can write that delta H of sublimation is always equals to delta H of fusion
प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, इसको देखो एक बार, इस बात को ध्यान से देखो। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, सब्लिमेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। सही है ये बात। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस में डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। हाउ कैन इट बी रिलेटेड? ये कहता है कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने में फ्यूजन कहलाता है, लिक्विड को वेपर बदलने में वेपराइजेशन कहलाता है। और मैं इन दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है सॉलिड से वेपर, और सॉलिड से वेपर जो इक्वेशन होती है उसको मैं बोलता हूँ वेपराइजेशन प्रोसेस। ओके, तो ये यहाँ पे टॉपिक जो था ये था डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। ठीक है, दिस वाज द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंथैल्पीज और डिफरेंट टाइप ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शंस। फॉर्मूला वाज H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन वाज गिवन एज, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन वाज डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो मैंने हर एंथैल्पी में बोला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज Hess law of constant heat summation, constant heat summation. Topic name is Hess law of constant heat summation, constant heat summation Hess law। देखो Hess law क्या कहता है? एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको पहले समझ लेते हैं। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज जनरली नोन एज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज ए स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज ए स्टेट फंक्शन। और कहता है अगर ये सिस्टम आपका स्टेट फंक्शन है, दैट इट विल डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दैट मीन इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एक स्टेट फंक्शन, ध्यान से सुनना बात को। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज ए स्टेट फंक्शन, सो इट्स वैल्यू विल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन। Heat at constant pressure is always equals to the enthalpy of the reaction which is a state function. So अगर ये स्टेट फंक्शन है, बीच में इक्वल का साइन है, तो हीट भी आपकी क्या बन जाएगी? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी आपका क्या होगा? स्टेट फंक्शन। ये तो इतना तो क्लियर है। अब कहता है कि स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? स्टेट फंक्शन का मीनिंग होता है एक फंक्शन जिसकी वैल्यू सिर्फ इस बात पे डिपेंड करे कि इनिशियल अमाउंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। इनिशियल के पास एनर्जी कितनी है, रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितनी है, फाइनल यानी प्रोडक्ट के पास एनर्जी कितनी है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से रिएक्शन ट्रेवल हो के आई है, दैट इज स्टेट फंक्शन। तो हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन कहता है कि इट डजंट मैटर वेदर द रिएक्शन इज अकरिंग इन ए सिंगल स्टेप और अकरिंग इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल रिमेन सेम। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हुई है या रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुई। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स वी हैव एन एग्जांपल सल्फर S8, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। सल्फर इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट एंड वी वांट टू प्रिपेयर इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू प्रिपेयर सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा? सल्फर ट्राईऑक्साइड की। सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर SO ट्राईऑक्साइड SO3। दिस इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन की डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 लेट्स कंसीडर वैल्यू इज x। अब ये कहती है इसकी वैल्यू x है, चाहे ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो गई हो या रिएक्शन में मान लो पाथ फॉलो किया, सल्फर S8 ऑक्सीजन से कंबाइन किया, पहले बना सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ने फिर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन किया और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई? SO3 से। इन दोनों की इसकी डेल्टा H ऑफ 1 थी, इसकी डेल्टा H ऑफ 2 थी और डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन बराबर है H ऑफ 1 प्लस H ऑफ 2, है ना। ये कहता है कि इस रिएक्शन को एक्चुअली में सल्फर को
ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाना था, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी या कितनी एनर्जी का चेंज आता था, x मोल का। कहता है अगर यही रिएक्शन 2 स्टेप में हो जाती है, पहले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फिर अगले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है। पहले स्टेप में हीट लगती है H1, दूसरे में हीट का रिक्वायरमेंट होता है H2। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो 101% ही किसके बराबर आएगी, x के। तो सो ये कॉम्बिनेशन इन दोनों का हमेशा किसके बराबर होगा, x इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो ये क्या कह रहा है, x बराबर डेल्टा H1 प्लस H2। ये कह रहा है रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में करा लो तब भी x अमाउंट एनर्जी लगनी, रिएक्शन को चाहे 2 स्टेप में करा लो तब भी एनर्जी कितनी लगनी, x, क्योंकि दोनों एनर्जीज का सम x के इक्वल आएगा। दिस इज द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the heat of reaction or enthalpy of reaction is a state function, so it do not depends upon the path followed by the reaction. It will be same if reaction occurring in a single step or reaction occurring a large number of through a large number of steps. Heat of reaction is same whether the reaction is occurring in a single step or reaction is completing in a 2-step process. उस वहाँ पे भी सम करने पे मुझे x मिला और आंसर भी इसका कितना था, x। तो रिएक्शन चाहे कितने भी स्टेप में कंप्लीट हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन। क्लियर। सो स्टेटमेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, हेस लॉ की टोटल अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज during a reaction is same whether reaction occurring in single step or a large number of or through large number of steps। मतलब एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए रिएक्शन चाहे लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या रहेगी, सेम, डजंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द रिएक्शन। वाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है, हेस लॉ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि रिएक्शन भाई एक स्टेप से जाए या 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो, एंथैल्पी हर बार सेम क्यों आ रही है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट गिवन टू द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, द स्टेट फंक्शन विच इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। और पहले दिन बेसिक टर्म्स में मैंने पढ़ाया था, स्टेट फंक्शन मीन्स द फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पे डिपेंड करेगी। हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, बार बार एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एवरी रिएक्शंस। जहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा मैं अलग से बता दूंगा इसको, लेकिन कॉन्स्टेंट हीट समीशन और आपका हेस लॉ जो होता है वो यही कहता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर वो 3 स्टेप्स में हो रही है या एक स्टेप में, हीट ऑफ रिएक्शन हर बार क्या है, सेम। लाइक एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ए रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड टू दी प्रोडक्ट बी, ए रिएक्टेंट will converts to the product B, enthalpy change during the reaction is equals to minus Y amount. What is the amount of enthalpy change during the reaction is Y amount. This reaction can occur through a mechanism, A converts to C, then C converts to D and D converts to B. This step involves enthalpy H1, this step involves enthalpy H2, this step involves enthalpy H3। क्लियर है। ए से बी जाने के लिए पहले ए से सी गए, सी से डी गए, डी से बी गए। अब ये कहता है मैं सबको ऐड कर देता हूँ, डी से कैंसिल हो गया डी, सी से कैंसिल हो गया सी, आंसर बचा ए कन्वर्ट्स टू बी। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर आया, पहले स्टेप की एंथैल्पी जमा दूसरे स्टेप की एंथैल्पी जमा में थर्ड स्टेप की एंथैल्पी। रिएक्शन चाहे किसी भी रास्ते से गई, हर बार एंथैल्पी का जो सम क्या आया, सेम। चाहे आप डायरेक्टली डेल्टा H ऑफ R लिख दो या फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो भी वो डेल्टा H ऑफ R आ जाएगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये R के इक्वल टू है। डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ एवरी स्टेप। एक स्टेप में अगर Y अमाउंट एनर्जी रिलीज होती थी तो तीनों स्टेप्स का सम करने पे भी एनर्जी कितनी रिलीज होगी, Y, दैट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस में डेल्टा H3।
एक स्टेप में कर लो और चाहे 10 स्टेप में कर लो, एंथैल्पी हर बार क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर, एंथैल्पी हर स्टेप की क्या होगी, सेम। ओके, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि जनरली हैस लॉ पे डिपेंड है। वी हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेटा में लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा है और क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ एफ फॉर CH4, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। और सभी को मैंने ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बताया था। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट दैट इट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। CH4 बनाना है और इसकी कितनी एनर्जी चेंज होगी, गिवन दैट कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गोज टू दी CO2 एंड रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ R इज -395 किलो जूल्स पर मोल यूनिट्स। नेक्स्ट इसमें दे रखा है H2 प्लस हाफ O2 गैस goes to the H2O liquid and delta H of reaction is given -285 same units। CH4 plus O2 2O2 goes to the CO2 plus H2O and delta H of reaction is given to us -890 same units kilojoule per moles, and we have to calculate the enthalpy of formation of CH4। so देखो 3 रिएक्शंस मुझे गिवन है और कैलकुलेट किसके लिए करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एम, जो एम रिएक्शन है वो क्या है, एम इज टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सीधा मतलब है इस कंपाउंड को फॉर्म करना है, बनाना है। बनेगा किससे, जो जो इसके अंदर लगा हुआ है उसका यूज कर लो। तो CH4 बनाना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, दैट्स मीन हमें CH4 को बनाना है। किस स्टेट में बनेगा CH4, जनरली गैसी स्टेट में बनता है। यहाँ पे मुझे किस में दे रखा है, गैसी स्टेट। अब इसको बनाने में मुझे एक तो कार्बन सॉलिड लगेगा प्लस में H2 लगेगा, यही लगेगा ना। अगर मुझे CH4 को प्रिपेयर करना है तो इसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। कार्बन सॉलिड 1, कार्बन सॉलिड 1, हाइड्रोजन H2, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 4 दे रखा है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, एंड एनर्जी चेंज विल नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। दिस इज द एम, दिस इज द एम। तो कहता है हैस लॉ का यूज करो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को रीअरेंज करना है, फाइनली आंसर ये लेके आना है। मुझे ये 3 मैथमेटिकल इक्वेशंस दे रखी हैं या 3 केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं, इन तीनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और मुझे इस इक्वेशन को लेके आना है। क्लियर है, एम समझ गए। इन 3 रिएक्शंस को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, दैट्स मीन आपको ऑपरेशंस करने हैं इसके ऊपर, और फाइनली इस एम रिएक्शन के ऊपर पहुंचना है। दिस विल बी आवर आंसर। सो सबसे पहले मैं देखता हूँ मुझे कार्बन चाहिए। कार्बन इस पूरी रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन में आ रहा है कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू दी CO2, कार्बन मिल गया। आफ्टर दैट मुझे हाइड्रोजन चाहिए, आफ्टर दैट मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की अमाउंट भी कितनी है, 4, 2H2, कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2H2। हाइड्रोजन कौन से स्टेप में आता है, इस स्टेप में आता है, लेकिन ये हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी दे रखी है उसने, 1H2। मुझे कितना H2 चाहिए, 2। पता चल गया। आपको कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, और हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मुझे यहाँ पे 2H2 चाहिए, यहाँ डी मुझे कितना रखा है, 1H2। नाउ दोनों सेम साइड में चाहिए या अपोजिट साइड में, दोनों सेम साइड में चाहिए, किस में, रिएक्टेंट में। सेम में चाहिए तो ऐड कर दो, डिफरेंट में चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो कार्बन चाहिए मुझे, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया, बट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 से। कार्बन नंबर 1 ना सॉरी इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज कार्बन सॉलिड प्लस में O2 गोज टू दी CO2, वैल्यू इज -395 किलो जूल पर मोल्स। आफ्टर दैट सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो H2 का हो जाएगा 2H2 गैस, और 1/2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर 1 हो जाएगा। दैट्स मीन O2 गोज टू दी 2 से मल्टीप्लाई H2 माइनस कितना, -285 था, माइनस का
285 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 117, 2 2 जा 4, 570 किलो जूल पर मोल माइनस का 570 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 570 किलो जूल पर मोल। अब देखो कुछ कट होता है तो काट दो, अदरवाइज छोड़ दो। कार्बन एज इट इज सॉलिड प्लस 2H2 एज इट इज सॉलिड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन 2 ऑक्सीजन गोज टू दी CO2 प्लस 2H2। दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे 5 9 और 7 9 और 7 16, 3 और 5 8 और 1 9 माइनस 965 किलो जूल पर मोल। सबको समझ में आ गया इस इक्वेशन तक कैसे पहुँचे? मैंने दो इक्वेशंस को जोड़ा, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही यहाँ पे एडअप किया है। ओके, अब मेरे पास रिएक्टेंट में क्या क्या आ चुका है? कार्बन आ चुका, हाइड्रोजन आ चुका, मुझे और ऑक्सीजन फालतू है। मुझे प्रोडक्ट में चाहिए CH4, प्रोडक्ट में क्या चाहिए? CH4। तो मैं देखने चला तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 में मिला, लेकिन ये CH4 यहाँ कौन सी फॉर्म में है? रिएक्टेंट में है। और मुझे CH4 किस में चाहिए? प्रोडक्ट्स में चाहिए। इसी कंडीशन को ध्यान से देखना, मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स में, CH4 किस में चाहिए? प्रोडक्ट्स में। दे किस में रखा है? रिएक्टेंट में। क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स में चाहिए, दे किस में रखा है? रिएक्टेंट में। उल्टा करना है, क्या करना है? रिवर्स। गिवन इज इन द रिएक्टेंट्स, वी रिक्वायर्ड इट इन प्रोडक्ट्स, देन रिवर्स द रिएक्शन मीन्स सब्ट्रैक्ट द रिएक्शन। रिवर्स द रिएक्शन मीन्स सब्ट्रैक्ट द रिएक्शन। जो आंसर आया उसमें से मुझे इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिख दो, प्रोडक्ट को किस में लिख दो? रिएक्टेंट में। ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट करना है मीन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिख दो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिख दो। यहाँ साइन माइनस का, ये किसका बन जाएगा? प्लस का। सो मैंने लिखा प्रोडक्ट था CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस कितना? H2O। यहाँ पे आएगा भाई 2H2, बैलेंसिंग के बाद यहाँ पे कितना आएगा? 2H2। तो CO2 प्लस 2H2O गोज टू दी, किस में बदलेगा? रिएक्टेंट कौन था? CH4 प्लस 2O2 और वैल्यू माइनस की बन जाएगी प्लस कितना? 890 किलो जूल्स पर मोल। नाउ H2O 2 moles cancelled by H2O 2 moles, CO2 cancelled by CO2 and 2O2 cancelled by 2O2. Remaining part is carbon plus H2, carbon plus 2H2 goes to the CH4 as it is now. 965 में से आपको 890 माइनस करना 5 और यहाँ बच गया 16 में से 9 गया 7 और ये हो गया 0 माइनस का 75। तो ये आंसर बनेगा लगभग माइनस 75 किलो जूल्स पर मोल। सबको समझ में आया? ये देखो इसको, सबसे पहले ये देखो तुम्हारा एम क्या है? एम मेरा ये है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। हाउ कैन यू प्रिपेयर CH4 द प्रिपरेशन ऑफ CH4 यू नीड H2 गैस एंड कार्बन सॉलिड। हाउ मच H2? you required hydrogen 4 atoms, so we have 2H2, 2 multiplied by 2 means 4H. Formation of CH4, this is known as enthalpy of CH4. Given these 4 equations are given, we have to rearrange these 3 equations and get the aim. सो मुझे सबसे पहले कार्बन चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 में एज इट इज रखा हुआ है। मुझे H2 चाहिए, लेकिन 2 H2 चाहिए, यहाँ 1 H2 है, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना। फिर ये भी रिएक्टेंट में चाहिए, ये भी रिएक्टेंट में चाहिए और दे भी रिएक्टेंट में ही रखे हैं, ऐड कर दूँगा। We required both atoms in reactant as they are provided in the reactant, then add up the equation। जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, चाहिए मुझे रिएक्टेंट में, दे रखा प्रोडक्ट में, कॉन्ट्राडिक्ट होते ही माइनस कर देना। तो दोनों को ऐड अप किया, एज इट इज़ लिखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा और दोनों को कर दिया ऐड। फिर उसके बाद मैंने देखा ये मेरी इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन में मुझे CH4 नहीं दिखाई दे रहा, तो CH4 का यूज किया, लेकिन CH4 दे रखा है किसमें? रिएक्टेंट्स में। मुझे किसमें चाहिए? प्रोडक्ट्स में। मैंने क्या किया? इस इक्वेशन को माइनस कर दिया, माइनस करते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। न्यूमेरिकल का साइन नेगेटिव से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ऐड किया, जो कटता था वो काट दिया, बाकी को एज इट इज़ छोड़ दिया। ये आपका क्या था? एक न्यूमेरिकल जो रिप्रेजेंट करता है किसको? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन को, जो रिप्रेजेंट करता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन। नाउ
After the enthalpy of reactions, various kind of enthalpy of reactions and the state function enthalpy discussion, that is Hess law of the constant heat summation, we are going to the next topic, which the name is bond energy, which named as bond energy। और नाम से भी कुछ लोगों को पता चल गया होगा, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। कुछ पता चला बॉन्ड एनर्जी क्या हो सकता है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट अबाउट बॉन्ड एनर्जी। और मैं इसको और एनर्जी से सेपरेट क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मैंने पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन, एनर्जी ऑफ कंबर्सन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सब एक साथ पढ़ाई और इसको अलग से, बिकॉज इन दोज रिएक्शंस the formula of the delta H of reaction was delta H of products minus delta H of reactants, but here the formula will be just reverse, delta H of reactants minus delta H of products. When one mole of the bonds are formed in a molecule, then the energy released is known as bond energy. When a bond is formed, when a particular bond is formed, energy will released. When bond, we have to break a bond or dissociate a bond, we required some amount of energy. सबको क्लियर है ये बात? When we break a bond, we required some amount of energy, but when a bond is formed, a particular amount of energy is released. When a bond is formed, a particular amount of energy is released. When bond is dissociated, then energy is required. So definition in the form of formation: amount of the energy released when one mole of the bonds are formed in a molecule. In the form of dissociation, amount of energy required to break down the one mole of the bonds in a molecule are known as bond dissociation energy. Amount of energy released when one mole of bonds are formed, or energy required to break one mole of bonds in a molecule or in a reaction, known as bond energy, मीन्स जब भी आपका बॉन्ड फॉर्म होगा एनर्जी रिलीज होगी, साइन जनरली नेगेटिव आएगा। बॉन्ड जब डिसोसिएट होगा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, साइन जनरली डेल्टा एच का पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, है ना। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वहाँ पे कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और जब भी कोई रिलीज होगी, जब भी कोई बॉन्ड डिसोसिएट करना है मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब बॉन्ड फॉर्म होता है, दो एटम्स के बीच अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी ताकि सिस्टम स्टेबलाइज हो सके। व्हाई इट इज अकरिंग सो? बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग में भी यही कहा था, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी। So whenever there is a formation of bond, there is attraction between two atoms. जब भी कोई बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन का रिजल्ट होता है एनर्जी का रिलीज। जब भी अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करना है, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। जब भी कोई चीज़ तोड़नी होती है मुझे एनर्जी लगानी ही पड़ती है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज पॉजिटिव, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज नेगेटिव। क्लियर? एंड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ड्यूरिंग द बॉन्ड एनर्जी, जब भी मैं बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशंस करूंगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली एंड ओनली द चेंज इन ड्यूरिंग थर्मोडाइनमिक्स इज इन द बॉन्ड एनर्जी। सब में मैंने लिखवाया डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और सिर्फ मैं इसमें लिखवा रहा हूँ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट।
reactant minus product. To break down the bonds we required energy to form the bonds, energy is released and the formula is delta H of reactants minus delta H of products. ध्यान देना, delta H of reactants minus delta H of product. Delta H of reaction reactant minus product. Otherwise in all other cases in thermodynamics delta H is delta product minus delta reactants. अभी भी मैंने करवाया delta H reactant minus delta H product होता है. Only thermodynamics formula changes in the case of bond energy. Delta H of reactants minus delta H of products. Clear? So इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं बॉन्ड एनर्जी के. टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी. वी आर गोइंग टू डिस्कस numerical on the bond energy. We have to calculate the bond energy of HCl. We have to calculate the bond energy of HCl. Clear? Bond energy of HCl. Given that bond energy of H2 and bond energy of Cl2 and delta H of formation of HCl. This is minus 91 kilojoule per mole. This is about 242 kilojoules per mole and this is about 430 kilojoules per mole. We have to calculate the bond energy of HCl. और अगर मुझे यहाँ bond energy of HCl को कैलकुलेट करना है तो देखो, जिसकी भी मुझे bond energy कैलकुलेट करनी है उसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी. ठीक है, वहाँ पे बॉन्ड को क्या करना है, फॉर्म करना है. जैसे मुझे बॉन्ड एनर्जी HCl की दिखानी, दैट्स मीन यू हैव टू फॉर्म HCl फॉर्म करना है. कैसे बनेगा, हाफ H2 या H2 प्लस Cl2 से, लेकिन मुझे H भी 1 चाहिए, Cl भी 1 चाहिए. दैट्स वाई 1/2 H2 और 1/2 क्या होगा, Cl2. एम पता चल गया, टारगेट पता चल गया. मुझे बॉन्ड एनर्जी निकालनी है. जिसकी भी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है उसको मुझे प्रिपेयर करना है, उसको मुझे फॉर्म करना है. जिसकी भी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है उसे मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा. क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल H2, फॉर एग्जांपल H2, फॉर एग्जांपल Cl2. बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है H2 की और Cl2 की, और एनर्जी किसकी दे रखी है, HCl की. किसकी दे रखी है, HCl की. अब देखो, H2 की बॉन्ड एनर्जी चाहिए लेकिन 1/2 चाहिए. Cl2 की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है लेकिन 1/2, और HCl की निकालनी है. मुझे किसकी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है, HCl की. सो मैंने HCl को प्रिपेयर किया. इन द सेम वे मुझे बॉन्ड एनर्जी किसकी दे रखी है, H2 की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, H2 को प्रिपेयर. 2H गोज टू दी H2. सबको समझ में है, 2H गोज टू दी H2, वैल्यू होगी 430. क्लियर? Cl2 बॉन्ड एनर्जी किसकी दे रखी है, Cl2. दैट्स मीन यू हैव टू प्रिपेयर Cl. कितना, 242. बट ध्यान दो, मुझे यहाँ पे चाहिए 1/2 H2, नोट द H2. ये H2 है और मुझे कितना चाहिए, 1/2 H2. ये कितना है, हाफ Cl2. दे कितना रखा है, Cl2. दैट्स मीन मुझे इन वैल्यूज़ को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से. मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से. दैट्स मीन 1/2 दिस, 1/2 दिस. और डेल्टा H ऑफ HCl तो आपको दे ही रखा है. फॉर्मूला लगाओ, बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट में 430 इंटू 1/2 प्लस 242 इंटू 1/2 माइनस 90. दिस विल बी आंसर. सिंपल सा आंसर. कैसे, मुझे जो बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी एम लिख लो. HCl की बॉन्ड एनर्जी निकले, HCl कैसे बनता है ये लिख लो. 1/2 H2 चाहिए, 1/2 Cl2 चाहिए और एक HCl की माइनस 91.91 फॉर्मेशन दे रखी है, और H2 दे रखी है लेकिन 1/2 H2 नहीं दे रखी है. H2 दे रखी है, 1/2 H2 नहीं है तो 1/2 कर दिया इसका. Cl2 दे रखी है, 1/2 Cl2 चाहिए, 1/2 कर दिया. रिएक्टेंट्स माइनस क्या कर दिए, प्रोडक्ट. दिस विल बी द बॉन्ड एनर्जी. ओके, सो आज हमने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा, हेस लॉ पढ़ा और फिजिकल चेंज एंथैल्पीज पढ़ी. आपको ये कंप्लीट करना है. जो क्वेश्चन प्रॉब्लम न्यूमेरिकल दी जाती है उसको सोल्व करनी है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे. 2 लेक्चर बाद ये यूनिट ओवर हो जाएगी. ओके, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.